हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बायोटेक के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, पहले वो करेंगे, उसके बाद में अपन चलेंगे जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स में थोड़ा समय लगेगा, बायोटेक के अंदर भी आराम से करेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इनके अंदर अच्छे वाले, तो उनको बहुत समझ के करने वाले हैं। कहीं भी ऐसा नहीं फील करेंगे कि समझ में नहीं आया, और कॉन्सेप्ट को समझेंगे साथ में। जो चीज़ें हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड अपनी चीज़ें, वो तो कॉन्सेप्ट आएंगे तो वो आ ही जाएंगे, है ना। उसके बाद अपनी इकोलॉजी बचेगी, जेनेटिक्स के बाद में इकोलॉजी बचेगी, जो कि एक एक दिन के चैप्टर हैं, वो ख़त्म कर देंगे, फिर 12th का सिलेबस खत्म। और कल मैंने देखा कि 2-3 लड़ रहे थे टेलीग्राम ग्रुप में कि सिलेबस सर ने कहा था अगस्त खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? मैंने कहा था 12th का खत्म हो जाएगा ना, अगस्त में 12th का हो जाएगा खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायोटेक बच्ची है, जेनेटिक्स बच्ची है, और फिर वो तो एक एक दिन के चैप्टर है ना, तो खत्म है ही। चलो करते हैं शुरुआत बायोटेक्नोलॉजी की, है ना। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? देखो, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है। किस चीज़ की इंजीनियरिंग है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब वैक्सीन बना रहे हो आप, ठीक है, जीन्स को मतलब छेड़ के, जीन्स के साथ में छेड़छाड़ करके आप वैक्सीन बना रहे हो, कोई नया एनिमल बना रहे हो, कोई एंजाइम बना रहे हो, प्रोटीन बना रहे हो, वो सारे क्या बायोटेक है, ठीक है। अभी कोरोना की वैक्सीन बनी, वो क्या बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनी, जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई है उसके अंदर भी। अब इसका आपको एग्जांपल दूं मैं, बायोटेक से क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक गाय है, मेरे पास में क्या है, एक गाय है जो दूध बढ़िया देती है, दूध तो बढ़िया देती है, लेकिन उसके दूध में दिक्कत एक है कि उसके दूध के अंदर प्रोटीन जो है ना वो कम है। प्रोटीन जो है वो ऐसे समझो है ही नहीं। दूध बढ़िया देती है लेकिन प्रोटीन नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं? तो आप बोलोगे भैया गाय बेच दो, दूसरी लेके आ जाओ। नहीं, गाय मेरे को बहुत प्यारी है, वो मैं बेच नहीं सकता उसको, ठीक है। गाय मेरे को वही रखनी है, और मुझे उसके अंदर क्या चाहिए, दूध के अंदर प्रोटीन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं बायोटेक्नोलॉजी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? मैं क्या ढूंढूंगा, एक जीन ढूंढूंगा, एक जीन सर्च करूंगा। कौन सा जीन? वो जीन जो प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो जीन जो प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मैं वो जीन सर्च करूंगा। तो मैंने सर्च किया वो जीन, तो मुझे कहां मिला? एक भैंस के अंदर मुझे मिल गया, मान लो, ठीक है। एक भैंस का जो उसका दूध मैंने देखा, तो उसके दूध के अंदर क्या थी? प्रोटीन थी। मतलब इस भैंस के अंदर ऐसा एक जीन है जो उस प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो प्रोटीन आ रहा है उसके दूध के अंदर। तो मैंने क्या किया, उस भैंस की एक सेल निकाल ली सेल। उस सेल के अंदर डीएनए होगा, बिल्कुल भैंस के सेल के अंदर डीएनए होगा। उस डीएनए के अंदर वो जीन भी होगा जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल वो जीन भी उसके डीएनए के अंदर होगा। तो मैंने डीएनए निकाला उसकी सेल से, उस डीएनए में से मैंने ढूंढा कि कौन सा जीन है यार जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुझे वो जीन मिल गया। फिर मैं उस जीन को क्या करूंगा, मेरी गाय के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। तो गाय के अंदर जब मैं ट्रांसफर कर दूंगा उस जीन को, तो गाय का जो दूध है ना उसके अंदर भी क्या आने लग जाएगा? प्रोटीन आने लग जाएगा। और जो गाय के जो बच्चे होंगे आगे उनके अंदर भी वो प्रोटीन की मात्रा जो है वो आती रहेगी। तो ये सिंपल सी बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी देखो क्या कर दिया अपन ने, उसके दूध के अंदर प्रोटीन नहीं था, बना दी प्रोटीन। बायोटेक्नोलॉजी और क्या हो सकता है? आप हो आपके जैसे गुण वाला और आपके जैसे शकल वाला, सेम टू सेम, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं क्लोन, वैसा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बना सकती है। क्योंकि इसके अंदर क्या पावर क्या मिल गई है, जो साइंटिस्ट उनको क्या पावर मिल गई है कि वो डीएनए के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब जब डीएनए का पता लग गया, एक एक जीन का उनको पता लग गया, तो वो इससे कुछ भी बना सकते हैं। तो क्या ऐश्वर्या राय जो है वो मुझे बहुत पसंद है, तो क्या मैं ऐश्वर्या राय नहीं बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, ठीक है। नोरा फतेही बहुत पसंद है, क्या मैं नोरा फतेही नहीं बना सकता हूं बायोटेक्नोलॉजी? बिल्कुल बना सकता हूं। लेकिन आप कुछ भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? जब हमें पता लग गया कि भाई डीएनए से ये काम हो सकता है, क्यों नहीं बना सकते? इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि एक कमिटी है जो इन सब का अप्रूवल देती है कि भाई ये चीज बननी चाहिए, ये चीज एथिकल नहीं है तो ये नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो इस सब के अप्रूवल कौन देती है? कमेटी है, उसकी अपन आगे बात करेंगे। तो वो कमेटी से अप्रूवल जिन रिसर्च पर मिलती है, वही रिसर्च जो है वो होती है। अब देखो, आपकी जो वैक्सीन बनी, कोरोना की वैक्सीन बनी, वो वैक्सीन जो है उसकी टेस्टिंग कहां हुई? डायरेक्ट इंसानों पर थोड़ा टेस्टिंग हुई उसकी। डायरेक्ट इंसानों पर टेस्टिंग नहीं की जाती, वैक्सीन वगैरह बनती हैं, इनकी टेस्टिंग कहां की जाती है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स में की जाती है। अब ये बोलोगे भैया ये ट्रांसजेनिक एनिमल क्या बवाल है? देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल किसको बोलते हैं? मान लो चूहा है, हम चूहे को मॉडिफाई करेंगे,
चूहा है, हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से चूहे को मॉडिफाई करेंगे और उसके अंदर कैसे कैरेक्टर लेके आएंगे, जैसे ह्यूमंस के अंदर जैसे कैरेक्टर होते हैं, जो इफेक्ट आ सकते हैं, वो सारे चीज अपन क्या करेंगे, उस चूहे के अंदर कर देंगे। कैसे किया, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अब वो चूहा कैसा हो गया, ट्रांसजेनिक रेट हो गया। ठीक है, अब उस चूहे के अंदर अपन क्या करेंगे, उस पर टेस्टिंग करेंगे। अब टेस्टिंग में जो भी इफेक्ट दिखेगा, अगर वो चूहा मर रहा है मतलब क्या हुआ, इंसान भी मरेगा भाई। ठीक है, अगर ये वैक्सीन इंसान को लग गई तो इंसान के अंदर भी यही इफेक्ट आएंगे। अगर चूहे को बुखार हो रही है मतलब इंसान को भी बुखार होगी। तो वो सारे इफेक्ट जो है स्टडी करते हैं सबसे पहले किस पर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर किया जाता है, उसके बाद में किस पर किया जाता है, इंसानों पर करते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का आपको समझ में आएगा क्या क्या बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, सब कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है, अब करते हैं अपन स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। अब बायोटेक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन देखो, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है भाई, टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। क्या बोल रहा है, वो टेक्निक है जिसमें अपन क्या यूज करेंगे, लाइव ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे या फिर एंजाइम यूज करेंगे। किस चीज के लिए, ऐसे कुछ प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस बनाएंगे तो किसके लिए यूजफुल है, ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, ऐसे कोई प्रोडक्ट और प्रोसेस बनाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब वैक्सीन बना रहे हैं, किसके लिए यूजफुल है, ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, तो वो क्या बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनेगी। वही मैंने बात करी, देखो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर बताया था कि जो वैक्सीन है उसके अंदर क्या होता है, उसी पैथोजन को कमजोर करके या फिर उसको मार के उसके बाद में अपने वैक्सीन के अंदर ट्रांसफर, अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है वैक्सीन के थ्रू। तो वैक्सीन क्या है, वही पैथोजन है जो डिजीज कोज करता है, वही पैथोजन होता है। ये बात मैं बता चुका हूं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। तो उस पैथोजन को मारा कैसे जाए, उसको कमजोर कैसे किया जाता है, वही उसके डीएनए आरएनए के साथ में छेड़छाड़ करेंगे और उसको कमजोर कर देंगे। तो मैंने कहा कि वैक्सीन बना रहे हैं वो क्या है, ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, तो बायोटेक्नोलॉजी है। वही बात करूं, मैंने अपनी गाय का एग्जांपल दिया कि गाय के अंदर प्रोटीन की कमी थी, तो मैंने जीन का ट्रांसफर किया, भैंस से जीन लेके गाय के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या प्रोटीन आने लग गई, तो वो भी क्या है, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए यूजफुल। तो ये आपको बायोटेक्नोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है, वापस बोल रहा हूं, टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, चलो अब बात करेंगे अपन अकॉर्डिंग टू ईएफबी। ये तो होगी नॉर्मल डेफिनेशन। अब एक ईएफबी है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी जो है, इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन है। एक तो होगी कॉमन डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की। अब बात करेंगे अपन ईएफबी की जो डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, कि ईएफबी जो है वो क्या बोलती है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, उसकी क्या डेफिनेशन है। तो ये ईएफबी वाली जो डेफिनेशन है आपको पता होनी चाहिए, और सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services। क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है, किसका इंटीग्रेशन, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन है, ऑर्गेनिजम्स का इंटीग्रेशन है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स या फिर उनकी सेल्स या फिर उन सेल्स के पार्ट्स का इंटीग्रेशन है, किसके लिए प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाने के लिए। एनालॉग्स का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का मतलब क्या है कि इनका जो डीएनए है वैसा ही सेम दिखने वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, किसके लिए, प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाने के लिए। ये आपको ईएफबी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फिर डेफिनेशन दोनों पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, समझो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो स्टेप्स हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेप है, लेकिन अपन अब ये जो स्टेप बताइए, मेन जो स्टेप है, इसके अंदर भी सब स्टेप और है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर दो चीजें अपन करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक बड़ी टर्म है, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या करते हैं, पहले करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम से पता लगा, इसमें क्या करेंगे अपन, जीन के साथ में जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए डीएनए है, इनके साथ में छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, उसकी भी अभी बात करेंगे, है ना। तो पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ लेते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भाई दो प्रिंसिपल है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरी है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। दो स्टेप है, ऐसे समझो ना। अब इन जो ये मेन स्टेप है क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, एक स्टेप है, किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की एक स्टेप है। इस स्टेप के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग स्टेप है, ये बात समझ गए आप, है ना।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। वही मैंने आपको बताया कि जो डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उनकी केमिस्ट्री के अंदर छेड़छाड़ करता है ना, उसकी केमिस्ट्री के अंदर क्या करता है? छेड़छाड़ करता है, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है कि जो डीएनए और आरएनए है उनकी केमिस्ट्री के साथ में छेड़छाड़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपन को उसमें क्या भेजना है? होस्ट के अंदर भेजना है। मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि गाय है, उसके दूध के अंदर प्रोटीन की कमी है, तो मैंने क्या किया? भैंस का जीन निकाला, भैंस का डीएनए निकाला और भैंस के डीएनए के अंदर मैंने छेड़छाड़ करके क्या निकाला? उसका जीन निकाला, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा? उसके अंदर छेड़छाड़ मैंने इसलिए की है ताकि देखो डायरेक्ट भैंस का डीएनए मैं इसके अंदर नहीं भेज सकता, गाय के अंदर नहीं भेज सकता, तो मुझे छेड़छाड़ करनी पड़ेगी उसके अंदर। और वो छेड़छाड़ क्या है वो आगे बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। तो वो छेड़छाड़ करके मैंने क्या किया? उस भैंस का जो जीन था वो मैंने गाय के अंदर ट्रांसफर किया ताकि उसके गाय के फिनोटाइप क्या है यहाँ पर कि दूध के अंदर प्रोटीन आ जाए, वो फिनोटाइप है, गाय के फिनोटाइप के अंदर क्या आ जाए? चेंज आ जाए। तो गाय यहाँ पर क्या है? होस्ट है। गाय क्या है यहाँ पर? होस्ट है। जिसके अंदर अपन ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म है। बात समझ में आई? सिंपल सी। मैंने कहा कि अपन डीएनए या फिर आरएनए के साथ में छेड़छाड़ करेंगे। क्यों करेंगे? अल्टर करेंगे। अल्टर मतलब छेड़छाड़, ठीक है। छेड़छाड़ करेंगे और छेड़छाड़ इसलिए करते हैं ताकि अपन उस डीएनए आरएनए को अपन कहाँ ट्रांसफर कर सकें? जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ट्रांसफर कर सकें। या तो कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसफर उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उसके फिनोटाइप के अंदर चेंजेस आ जाएं। यहाँ पर फिनोटाइप मैंने क्या लिया था कि गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की कमी थी, प्रोटीन की पूरी हो जाए, वो क्या फिनोटाइप है यहाँ पर, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर करना। जेनेटिक मटेरियल क्या? डीएनए और आरएनए। जो इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट, इनको होस्ट में इंट्रोड्यूस करना ऑर्गेनिज्म, दस चेंज द फिनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज कर देता है। चलो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई। अब बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये दोनों स्टेप्स हैं किसकी? ये प्रिंसिपल्स हैं, समझो प्रिंसिपल्स हैं किसके? बायोटेक्नोलॉजी के। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, कर ली। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है? मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबायल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस। मतलब ये सारा काम कहां होगा? ये सारा काम होगा लैब के अंदर होता है, ये सारा काम, है ना। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो काम है, डीएनए के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। भाई मैं धूप के अंदर बैठ के डीएनए के साथ में छेड़छाड़ करूंगा क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। कहां करेंगे? लैब के अंदर। और लैब भी कैसी? बिल्कुल हर तरफ से ढकी हुई लैब, मतलब बहुत ही बड़ा एरिया है, उसके अंदर भी एक रूम है, उसके अंदर भी एक रूम है, उसके अंदर भी एक रूम है। ऐसा मतलब ऐसा सा एरिया होता है जो आपको फिल्मों में देखने के लिए मिलता है ना, बिल्कुल ग्लास से कवर्ड है, उसके अंदर वो पीपीई किट पहन के जा रहे हैं, ठीक है, पूरा मतलब कवर होके जा रहे हैं साइंटिस्ट, ठीक है, और उस पर फिर काम कर, वैसा सा सीन होता है बायोटेक्नोलॉजी का। तो अब जीन्स पर काम कर रहे हैं यार, डीएनए आरएनए पर काम कर रहे हैं, तो ऐसी ही लैब होगी, बिल्कुल होगी। तो उस लैब के अंदर ऐसा थोड़ी ना है कि यार कोई माइक्रोब चला जाए। अगर माइक्रोब डीएनए पर काम कर रहे हो, माइक्रोब आ गया, पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग जब पूरी खराब हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग तो आप लोगों को पता लगे क्या होती है? जीन के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, डीएनए के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है कि भैया आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस टाइम पर माइक्रोबाइल फ्री एम्बियंस होना चाहिए, कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस होना चाहिए। वहां पर जो वातावरण है उसके अंदर कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या? ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब यूकारियोट सेल, ठीक है। जो अपन को डिजायर्ड जो अपनी माइक्रोब है या फिर यूकारियोटिक सेल है वही ग्रोथ करे, कोई ऐसे कोई ग्रोथ ना कर जाए। जो अपन काम कर रहे हैं, जिस डीएनए पर अपन काम कर रहे हैं, जिस सेल पर अपन काम कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ जो अपन चाहें वही उसकी ग्रोथ हो, ऐसे किसी की भी ग्रोथ हो जाएगी तो फिर तो सारा मामला खराब हो जाएगा। तो ये सारा काम किसके अंदर आता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं? फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। उनकी आगे अपन बात करते जाएंगे, है ना। इनकी अभी समझो कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स ये बनाते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो अपन अगले चैप्टर के अंदर बात करेंगे ना। क्या क्या बनाते हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, दवाइयाँ बनती हैं। तो वो सारी बातें अपन कहाँ करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर कैसे बनाते हैं, चीजें बनती कैसे, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होती है, उसकी बात करेंगे, है ना। चलो ये दो बातें आपको पता लग गई, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। अब बात करते हैं अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर स्टार्ट
हो चुके हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करते हैं वो अपन समझते हैं। तो देखो ध्यान से, 1 मिनट दीजिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, इसके अंदर सबसे पहली जो स्टेप है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सबसे पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही है ये। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग सीखोगे आप। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है पहले तो वो समझो, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते कैसे हैं वो बताता हूं ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, शॉर्ट में इसको आरडीएनए, ठीक है, फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग जेनेटिक मटेरियल। अब रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है ना, आपने सुना भी होगा बहुत बार, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता कि भाई फलाने ऑर्गेनिज्म के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं मिलता। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो लैब के अंदर बनाया जाता है। पहली बात तो यही क्लियर होनी चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ये लैब के अंदर बनाया जाता है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करके अपन क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। भैंस का ले लिया, किसी बैक्टीरिया का ले लिया, दोनों का आपस में मिला दिया और क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते कैसे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले बात तो फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग जेनेटिक मटेरियल, अलग अलग जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करने से जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे, प्रोसेस समझना। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि गाय का जो दूध है उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, तो क्या करना है, मुझे एक ऐसा जीन ढूंढना है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। दिक्कत क्या है, इस गाय का जो दूध है उसके अंदर प्रोटीन क्यों नहीं है, क्योंकि उस गाय के अंदर वो जीन अब्सेंट है जो प्रोटीन बनाता है, वो जीन ही नहीं है जो प्रोटीन बनाता है। तो मैं क्या करूंगा, वो जीन ढूंढूंगा, ऐसा जीन ढूंढूंगा जो प्रोटीन बनाता हो। तो मैंने ढूंढा 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 तो मेरे को एक भैंस मिली, उस भैंस के दूध के अंदर प्रोटीन था। तो मैं समझ गया, मैं क्या समझा, मैं ये समझ गया कि इस भैंस के अंदर वो जीन है जो प्रोटीन बनाता है। अगर वो जीन है तभी तो प्रोटीन आया इसके दूध के अंदर, मतलब इस भैंस के अंदर जीन है, तो मेरे को जीन मिल गया। अब उस जीन को बाहर निकालना है, तो मैंने क्या किया, उस भैंस की एक सेल निकाल ली मैंने बाहर। तो ये मैंने भैंस की सेल ले ली, ठीक है, ये क्या है, एनिमल सेल, एनिमल सेल, ये क्या ले ली मैंने, भैंस की सेल ले ली। अब इस भैंस की सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, बिल्कुल डीएनए है। इस डीएनए के अंदर क्या है, जो जीन है जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भैया अब आपको डीएनए मिल गया, तो डीएनए को इंजेक्शन के अंदर भरो और गाय के अंदर ठोक दो, आप आ गया प्रोटीन आ जाएगा। नहीं जी, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, पूरी प्रोसेस लगती है। क्या प्रोसेस लगती है वो ध्यान से देखो। इस डीएनए को मैं डायरेक्ट नहीं भेज सकता यार उस गाय के अंदर, मैं भेज दूंगा तो भी कोई काम नहीं करेगा, वो कोई काम नहीं करेगा ना। मैंने उसको खिला दिया, लो खिला दिया, डीएनए को खिला सकते हैं, नहीं खिला, इंजेक्शन के अंदर भर के मैंने उसके अंदर ठोक दिया, फिर भी कोई असर नहीं दिखाएगा। अपन को क्या है भाई, फिनोटाइप के अंदर चेंज भी तो होना चाहिए ना, उसके अंदर प्रोटीन आने भी चाहिए। अपन को उसे डालने से थोड़ा मतलब है यार, प्रोटीन आने भी तो चाहिए। जो अपन चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस होने भी तो चाहिए, तभी तो मजा आएगा काम करने का। ऐसे ही मैं कर रहा हूँ कि भाई इसका डीएनए उसके अंदर ठोक रहा हूँ, ऐसा क्या मतलब निकलेगा फिर, है ना। जो चेंजेस अपन चाहते हैं वही नहीं आएंगे तो फिर क्या मतलब है ना। तो ये चेंजेस कैसे आएंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका डीएनए जो है ना मैं यहां से बाहर निकाल लूंगा। डीएनए जो है मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा। ये क्या है, मान लो डीएनए मैंने उसका बाहर निकाल लिया, ठीक है भैया, बाहर निकाल लिया। और ये क्या बवाल है, ये क्या है, ई कोलाई है। ये क्या है, ई कोलाई। बोला भैया ये क्यों ली है आपने, भैंस की सेल ली, वो समझ में आता है। ई कोलाई का क्या अर्थ है यहां पर, तो मैंने कहा ई कोलाई जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। इस ई कोलाई के अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए है। प्लाज्मिड क्या है, सर्कुलर डीएनए, और ये क्या, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। सर्कुलर डीएनए है और क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास में मैंने एक सेल ली है, मैंने भैंस की एक सेल ली है, ठीक है, और गाय के अंदर तो बहुत सारी सेल्स हैं यार, गाय के अंदर तो बहुत सारी सेल्स हैं, मैंने भैंस की एक ही सेल ली है। एक सेल मतलब एक जीन होगा उसके अंदर, ठीक है, मान लो एक सेल है तो एक जीन होगा प्रोटीन वाला। मैंने प्रोटीन का एक जीन निकाल लिया, और अगर मैं उस एक जीन को गाय के अंदर भेजता हूं, तो मान लो मैंने भेज दिया, तो वो तो एक गाय की एक ही सेल के अंदर जा पाया। गाय के अंदर तो बहुत सारी सेल्स हैं, अपन को तो सबके अंदर भेजना है ना, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ऐसे आप सोचोगे कि भैया हाँ भैंस की सारी सेल निकाल लो, उसमें से वो जीन निकालते जाओ और फिर गाय के अंदर भेज दो, ऐसा थोड़ा ना होगा, है ना, ऐसे नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे,
जो जीन अपन को एक सेल से, इस सेल से मेरे को वो जो जीन मिलेगा, प्रोटीन वाला जो जीन मिलेगा ना, ये जो सेल है इससे मुझे डीएनए मिलेगा, उस डीएनए में मुझे प्रोटीन वाला जीन मिलेगा। उस जीन की मैं क्या करूंगा, बहुत सारी कॉपी बना लूंगा। क्या बना लूंगा, बहुत सारी कॉपी। इसको समझो कि मैंने नोट्स बनाए और आप 50 स्टूडेंट हो, मुझे 50 स्टूडेंट में वो नोट्स देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 50 बार उन नोट्स को लिखूंगा, या फिर एक बार मैंने नोट्स बना लिए उसके बाद में उसकी फोटोकॉपी करवा के आपको बांट दूंगा। कौन सा सही है, सही तरीका कौन सा वो बताओ। 50 बार लिखने वाला है कि एक बार लिख के भाई फोटोकॉपी करवा के दे दिया, सही फोटोकॉपी वाला। तो वही सीन अपन यहाँ करेंगे। ऐसा नहीं कि भैंस की सारी सेल से वो जीन निकाल लेंगे और गाय के अंदर, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। एक जीन निकाल लिया अपन ने, एक सेल से निकाल लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसकी कॉपी बनवा लेंगे, बहुत सारी कॉपी बनवा लेंगे। और वो कॉपी जो है ना, उससे क्या होगा, वो गाय की जो जितनी सेल्स होंगी सबके अंदर चला जाएगा वो कॉपी बन के, और उसके बाद में उसके जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी वो जाएगा। ठीक है, तो वो जो काम करने के लिए कौन आएगा, ये आपका प्लाज्मिड जो है ना वो आएगा। ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है पहली बात तो, और सर्कुलर डीएनए है। और देखो, जीन को अपन को अकेले को भेज भी नहीं सकते है ना, अपन ये चाहते हैं कि सारा कुछ काम जाने के बाद में वो अपना काम भी करे जीन। तो इसलिए क्या है, स्टेबल हो, जो अपन चाहते हैं वो सारी चीजें स्टेबल हो। तो जीन है अकेला ऐसे चला जाएगा तो उसको वो काम ही नहीं करने देंगे। तो उस गाय का जो डीएनए है उसके हाथ में वो घुल मिल जाए, अपन जो जीन भेज रहे हैं, भैंस का जो जीन भेज रहे हैं वो गाय के डीएनए के साथ में घुल मिल जाए। ठीक है, इसलिए अपन किसकी सहायता लेते हैं, इस प्लाज्मिड की सहायता लेते हैं। ये क्या करता है, उसको छोड़ने का काम करता है, वहां तक छोड़ के आएगा। ठीक है, वहां तक छोड़ेगा इसको, गाय तक, भैंस से गाय तक छोड़ेगा, और गाय का जो डीएनए उसके साथ में घुल मिला देगा इसको ना, वहां पर ये बढ़िया खेलने लग जाएगा अपना जीन जो है। चलो, तो अपन ने क्या किया, इससे क्या निकाल दिया, ये प्लाज्मिड निकाल लिया जी। इससे क्या निकाल लिया अपन ने, प्लाज्मिड निकाल लिया। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड पर एक साइट होती है, इस प्लाज्मिड पर एक जगह होती है जिसको बोलते हैं, ये मान लो एक जगह है जिसको बोलते हैं ओराई। बोलो भैया ये ओराई क्या है, तो मैंने कहा ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ओराई का मतलब क्या है, ओराई का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब मैंने कहा कि जो जीन अपन को, प्रोटीन वाला जीन इस डीएनए से मिलेगा, ये बहुत बड़ा डीएनए है, इस डीएनए में से एक छोटा सा जीन होगा जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस जीन को मैं हर कहीं चिपका सकता हूं क्या, इस प्लाज्मिड के, नहीं जी, हर कहीं नहीं चिपका सकते। इस पर एक जगह है ओराई, उस पर चिपकाओगे तब ही उसकी बहुत सारी कॉपी बनेगी। अगर आप हर कहीं भी चिपका दोगे ना तो बहुत सारी कॉपी नहीं बन पाएंगी। ठीक है, इसलिए इस प्लाज्मिड पर एक जगह होती है ओराई, उस पर ही उस जीन को अपन को लगाना है। ठीक है, ये प्लाज्मिड, और इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। प्लाज्मिड क्या है, यहां पर वेक्टर है, वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या है, देखो मुझे राजस्थान से अगर मुझे दिल्ली जाना है, राजस्थान से मुझे अगर दिल्ली जाना है तो क्या मैं पैदल चला जाऊं, ठीक है, पता नहीं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा मैं ना, अगर पैदल गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साधन लेना पड़ेगा कोई ना कोई, चाहे मैं साइकिल लूं, मोटरसाइकिल लूं, चाहे मैं गाड़ी लूं, चाहे मैं हवाई जहाज लूं, प्लेन लूं, मुझे जाना पड़ेगा साधन लेके। ठीक है, वो साधन क्या करेगा, मुझे छोड़कर आएगा, कहां से, राजस्थान से दिल्ली मुझे छोड़ेगा। ठीक है, तो ये वेक्टर है, ये प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर, संवाहक बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना। वेक्टर क्या करेगा, इस जीन को, ये जो जीन अपन इसके साथ में जोड़ेंगे ना, उस जीन को गाय में छोड़ेगा। ठीक है, लाने ले जाने का काम करता है, ये क्या साधन है एक तरह से। ठीक है, व्हीकल का काम करता है, मोलिकुलर व्हीकल है ये। यहां तक बात समझ में आई। चलो, इस पर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये अपना डीएनए है। अब बोला भैया बहुत सारी बातें होगी, अब उस जीन को काट के इसके चिपका दो, मतलब कैसे काटूं, कैंची से काट दूं क्या, कैंची से जैसे कपड़े काटते हैं, पेपर काटते हैं, उस कैंची से काट दूं क्या इस जीन को, काट दो, टिकता थोड़ा ना ऐसे, है ना। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना काट सकते हैं, डीएनए की बातें चल रही है बाबू, है ना। चलो, तो इसको काटेंगे कैसे, तो मैंने कहा कि काटने के लिए यहां पर मैं एक पेज ले लेता हूं ताकि आपको समझाऊंगा ना। काटने के लिए चाहिए होगी अपन को एक स्पेशल टाइप की कैंची चाहिए, स्पेशल टाइप की एक कैंची चाहिए। वो कैंची क्या है अभी बताता हूं, पहले तो डीएनए बना लेते हैं। ये क्या है, मान लो डीएनए है, जो अपन ने भैंस की सेल ली थी उसका अपन ने डीएनए निकाला हुआ है, ये डीएनए है। अब इस डीएनए में वो जीन तो छोटा सा है कहीं, ठीक है, मान लो ये जीन है, वो जो प्रोटीन वाला जीन है ना, वो तो ये जीन है। ठीक है, अपन को तो सिर्फ इतना ही चाहिए, अपन को तो सिर्फ इतना ही चाहिए, बाकी का थोड़ा ना अपन को चाहिए। तो इसको कट लगवाएंगे, इसको कट लगवाएंगे। कट लगाने के लिए क्या होता है, एक एंजाइम होता है आरई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर बोलते हैं इसको। मोलिकुलर सीजर,
ठीक है। अब मोलिकुलर सीजर है, कैंची है, तो काट देगा इस डीएनए को, जगह जगह से इसको काट देगा ना, इस डीएनए को क्या कर देगा, ये काट देगा। ठीक है, कट लगा देगा ना। ठीक है, अब बहुत सारे कट लग गए, अपन क्या करेंगे, अपने इसको, इस अपने काम का तो ये है, अपन ने इसको उठाया। ठीक है, अब ये उठाया अपन ने, इसमें बहुत सारे प्रोसेस लगती है, वो आगे आगे धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे कि कैसे ये कट लगाते हैं, और मतलब कट तो ये कहीं भी लगा सकता है, अपन जो काम की जगह है उस पर कट कैसे लगाता है, वो सारी चीजें अपन आगे बात करेंगे। इसको फिर ये अपन को कैसे पता लगेगा भाई ये कौन सा है, ये अपने काम वाला कौन सा है, ये अपन को कैसे पता लगेगा, तो इसकी प्रोसेस भी आगे चलेंगे, है ना, वो अपन आगे बात करेंगे। अभी समझ लो कि अपने कट लगा लिया और अपना जीन जो है वो आ गया अपने पास में, किसकी वजह से कट लगाया अपन ने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से अपन ने कट लगाया, और अपने पास में क्या आ गया, जीन आ गया। इसमें काम का जीन अपना ये था, ये प्रोटीन वाला जीन है, बिल्कुल है, मिल गया, जीन तो मिल गया। अब क्या करूंगा मैं यहां पर, ये आपकी इसको यहां पर ओराई पर चिपकाना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर बनोगे, क्या करना है, इसको चिपकाना है इस जीन को। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर भी क्या लगा दूंगा, कट लगा दूंगा। कट किसकी मदद से, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसकी मदद से मैं यहां कट लगाऊंगा, यहां काट दिया मैंने, तो काटूंगा तो कैसी हो जाएगी ये कुछ ऐसी दिखेगी। एक मिनट, मान लो ना, मान लो यार, डायग्राम वैसे ही खराब है मेरे। ठीक है, जैसे मैंने कट लगाया और ये खुल गया। ठीक है, अब गोल चक्कर है, ये कोई सर्कल है, इसके बीच में कट लगाओगे तो खुल ही जाएगा ना, वो खुल ही जाएगा। ठीक है, तो खुल गया, तो फिर मैं इसको यहां क्या कर दूंगा, चिपका दूंगा जी। चिपका दिया मैंने, किसकी वजह से चिपकाया, एक एंजाइम होता है लाइगेज, एक एंजाइम होता है लाइगेज, उसकी मदद से मैंने चिपकाया है। लाइगेज क्या है, ऐसे समझो कि मोलिकुलर ग्लू है, फेविकोल है, जिसको चिपकाने काम में लेंगे अपन, है ना, चिपकाने के काम में लेंगे। अभी मैं ऊपर ऊपर से आपको चीजें बता रहा हूं, इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे ना, अभी समझो क्या प्रोसेस क्या है, वो समझ में आना चाहिए आपको ना। ये मैंने चिपका दिया, और ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। ये आपका क्या है, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ में आया या नहीं आया वो बताओ मुझे। मैंने क्या किया, मेरे को भैंस की एक जीन चाहिए था, तो मैंने भैंस की सेल ले ली, उसमें से मैंने डीएनए निकाला, उस डीएनए के अंदर मैंने कट लगाया, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से मैंने कट लगा लिए, और मुझे वो जीन मिल गया यार, जो मुझे चाहिए था, मुझे वो जीन मिल गया। इस जीन को मुझे गाय के अंदर भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ई कोलाई लिया। ई कोलाई के अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, जो कि क्या वेक्टर है। ठीक है, वो वेक्टर है, वो क्या करेगा, छोड़ के आएगा और उसकी बहुत सारी कॉपी बनवा देगा, जो अपने काम का जो जीन है उसकी बहुत सारी कॉपी बनवा देगा। ठीक है भैया, तो मैंने प्लाज्मिड ले लिया। ठीक है, ये क्या वेक्टर है, इस वेक्टर पर क्या है, एक साइट होती है जिसको बोलते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस साइट पर अगर अपन जीन चिपका देते ना, तो उसकी फोटो कॉपी बन जाती है बहुत सारी, है ना। उस जीन को अगर अपन ओराई पर जोड़ देते हैं ना, उस साइट पर जोड़ देते हैं, तो बहुत सारी कॉपी बना देता है वो। तो मैंने क्या किया, उस पर कट लगाया, ओराई पर मैंने कट लगाया, तो वो खुल गया, और फिर मैंने वहां पर लाइगेज की मदद से इस जीन को जोड़ दिया तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बन गया, अब इसको अपन कहां डालना है, अपन को गाय की सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है, गाय की सेल के अंदर। अभी करते हैं, देखो आ जाओ। ये क्या है आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये क्या, आपकी होस्ट की सेल है। ठीक है, होस्ट कौन है यहाँ पर, अपनी गाय। ठीक है, होस्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अपन गाय पर कर रहे हैं, तो होस्ट अपनी गाय है। ठीक है, तो होस्ट की सेल है। अब मैं क्या करूंगा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसके अंदर ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर कैसे करते हैं, वो भी बहुत बड़ी प्रोसेस है, उसको आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी समझो कि ट्रांसफर कर दिया अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, इस गाय की सेल के अंदर कर दिया। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्लाज्मिड है, जो वेक्टर है ना, क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है ना। तो ये सेल्फ रेप्लिकेट करेगा और क्या करेगा, खुद की कॉपी बनवाएगा। और जब इसकी खुद की कॉपी बनेगी ना, इसकी खुद की कॉपी बनेगी, तो इसके साथ में इस जीन की भी कॉपी बनेगी। ठीक है, जो अपन ने एक जीन भेजा था ना, इसने खुद की अपनी कॉपी बनाई, उसके साथ में उस जीन की भी कॉपी बनाने लग गया, तो यहाँ पर फोटोकॉपी होने लग गई। अब जब ये सेल डिवाइड करेगी, तो ये डिवाइड जितनी भी सेल बनेंगी उन सब में क्या चला जाएगा, ये जीन चला जाएगा। समझ में आई या नहीं आई ये बात। ठीक है, तो अपन ऐसे काम करते हैं। चलो, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं फर्स्ट डीएनए किसने बनाया ना। आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है वो समझ में आ गया। ठीक है, आरडीएनए क्या होता है समझ में आ गया ना, कैसे बनता है वो बता दिया मैंने आपको। अब फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया किसने उसकी बात करते हैं ना। पहला कौन सा था, तो बाय स्टानले कोहान एंड हर्बर्ट बोयर। एक साइंटिस्ट है स्टानले कोहान और एक है हर्बर्ट बोयर, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। कब बनाया, 1972 की बात है। 1972 के अंदर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनाया किसने,
स्टानले कोहान और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था। ठीक है भैया, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि स्टानले कोहान और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था 1972 के अंदर। वेक्टर इन्होंने कौन सा यूज किया था? अपन ने यूज किया था प्लाज्मिड, किसका? ई कोलाई का। इन्होंने कौन सा यूज किया था? प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, अपन ने थोड़ी देर पहले कौन सा वेक्टर यूज किया था? प्लाज्मिड यूज किया था, किसका? ई कोलाई का। इन्होंने किसका प्लाज्मिड यूज किया है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का, है ना। और इन्होंने होस्ट किसका क्या यूज किया? ई कोलाई। अपन ने होस्ट का यूज किया था? गाय को यूज किया था, गाय की सेल। ठीक है, यहां पर इन्होंने किसको किया? होस्ट ई कोलाई को यूज किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? स्टानले कोहान और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था, 1972 के अंदर बनाया था। वेक्टर कौन सा यूज किया था? वेक्टर उन्होंने यूज किया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड, और होस्ट उन्होंने यूज किया था ई कोलाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अब जो मैंने आपको प्रोसेस बताई वही सारी प्रोसेस इसके अंदर होनी है। इन्होंने क्या, देखो मैंने प्रोटीन वाला एग्जांपल लेके बताया आपको कि मैंने गाय के अंदर, दूध के अंदर प्रोटीन की कमी है। इन्होंने क्या किया कि हमें क्या बनाना है? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिल गया इनको। ठीक है, हमें क्या बनाना है? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो ई कोलाई के अंदर डालना है। एक जीन है जिस पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती, जिस पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। ठीक है, चाहे आप कोई सी भी एंटीबायोटिक डाल दो उस पर कोई असर नहीं होता। तो इन्होंने वो एक जीन ढूंढ लिया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिल गया। अब उन्होंने क्या किया कि हम इसको ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करेंगे, इस जीन को ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करेंगे, फिर हम ई कोलाई पर एंटीबायोटिक डालकर देखेंगे कि उस पर कोई असर आता है या नहीं आता। इनको एक जीन मिला, एंटीबायोटिक जीन। फिर उन्होंने क्या सोचा कि हम इस जीन को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिला, फिर उन्होंने सोचा कि हम इस जीन को कहां डालेंगे? ई कोलाई के अंदर डालेंगे। ई कोलाई पर में डाल के उसके बाद में ई कोलाई पर अपन क्या डालेंगे? एंटीबायोटिक डाल के देखेंगे कि वो मरेगी या फिर जिएगी, ये जीन असर दिखाता या नहीं दिखाता। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची। तो इनके पास में क्या था? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। ठीक है जी, बिल्कुल था। इधर क्या था इनके पास में? बैक्टीरिया कौन सा? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, क्योंकि इन्होंने वेक्टर वही यूज कर रहे थे ना। ये इसमें क्या है? प्लाज्मिड है, इसको आइसोलेट किया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि कट किससे करते हैं अपन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। ठीक है, तो इसको काटेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा डीएनए होगा, इसमें से अपन को छोटा सा जीन चाहिए ना, तो कट लगाएंगे किससे? आरई से। आरई क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके अंदर भी जिसकी जो ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वहां पर कट लगाएंगे। कट लगा दिया, दोनों को फिर जोड़ देंगे जी। ये आपका क्या है? आपका वेक्टर है, और इस वेक्टर पर यहाँ पर कट लगा के यहाँ पर अपन ने ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जोड़ दिया। दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अपन ने जोड़ दिया। ये क्या बन गया? आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। क्या बन गया? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। कहां पर करेंगे? ई कोलाई के अंदर, क्योंकि होस्ट क्या है? ई कोलाई है था। ई कोलाई तो है, होस्ट है ना, तो उसके अंदर अपन ने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, और ये ई कोलाई क्या बन गई? ट्रांसफॉर्मेंट बन गई। अब ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ई कोलाई है। इसके अंदर अपन ने क्या डाला? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला। ठीक है, स्टानले कोहान और हर्बर्ट बॉयर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने क्या डाल दिया इसमें? ई कोलाई के अंदर क्या डाल दिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया। अब इस ई कोलाई पर आप कितनी भी एंटीबायोटिक्स डाल दो, इस पर कोई असर नहीं होगा ना। समझ में आई या नहीं भाई बात? ये किसने किया था? स्टानले कोहान और हर्बर्ट बॉयर ने किया था। ये 1972 की बात है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और ऐसे उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उन्होंने बना के दिखाया था, जिसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और किसकी मदद से? प्लाज्मिड, किसका? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और इन्होंने होस्ट लिया था ई कोलाई। ठीक है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। अभी मैं आपको बातें थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, वही बातें रिपीट हुई हैं। चलो, अब बात करेंगे अपन स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए क्या स्टेप्स हैं? ठीक है, तो स्टेप क्या है? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। देखो मैंने आपको गाय वाला और भैंस वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले देखो, मेरी गाय के अंदर दूध की कमी नहीं है, प्रोटीन की कमी है बस। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी मेरी? कि मुझे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डीएनए। वो डीएनए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसके अंदर डिजायरेबल जीन है। मेरा डिजायरेबल जीन क्या है? वो जीन जो प्रोटीन बनाता हो, वो जीन जो प्रोटीन बनाता हो, वही तो डिजायरेबल जीन है। तो मुझे ऐसा डीएनए आइडेंटिफाई करना है जिसमें मेरा डिजायरेबल जीन हो। ऐसा डीएनए मुझे कहां मिला? भैंस के अंदर मिला था। ठीक है, तो पहली स्टेप तो वही होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। दूसरी स्टेप क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। दूसरी स्टेप क्या है? जो अपन ने डीएनए आइडेंटिफाई किया है उसको होस्ट में ट्रांसफर करना। ठीक है, उसको होस्ट में डालना है। अब कैसे डालते हैं उसके लिए अलग प्रोसेस, पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओ, उसके बाद में ट्रांसफर करो। ठीक है, वो अलग प्रोसेस है। फिर तीसरी क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। मतलब तीसरी स्टेप ये है कि भाई डीएनए अपन ने होस्ट के अंदर डाल दिया, उसी से काम नहीं चलेगा।
वो डीएनए काम भी तो करना चाहिए, उसके अंदर गाय के अंदर काम भी करना चाहिए, उसको मेंटेनेंस। और उस गाय के जो बच्चे होंगे, जो होस्ट है, उसकी जो प्रोजेनी होंगी, उसके अंदर भी वो डीएनए जाना चाहिए। ये अपनी तीसरी स्टेप है, तभी पूरी बायोटेक्नोलॉजी है जो वो कंप्लीट कहलाती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म करने के लिए ये सारी 3 स्टेप्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी की स्टेप्स हैं। ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। इस लेक्चर में पढ़ेंगे इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।